सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं उसमें कवर किए गए टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका करंट अफेयर्स कितना तैयार। साथ ही साथ इस प्रोग्राम को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ह्यूमन एरर के जो शिकार हम एग्जाम हॉल में होते हैं उससे भी थोड़ा सा मुक्त हो जाएंगे। आइए फिर से हम बात करते हैं अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न जो हमें सॉल्व करना है वह है निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का हमको चयन करना। पहला कथन, हमारे संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 217 और 218 में महाभियोग के संबंध में प्रावधान किया गया। दूसरा कथन कहता है हमारे संविधान में महाभियोग के प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अब आपको यह बताना है कि आखिर कौन से विकल्प को आप ऑप्ट करेंगे। पहला ए विकल्प है कि दोनों कथन सही हैं। बी विकल्प कहता है कि दोनों कथन गलत हैं। सी विकल्प कहता है कि केवल कथन एक सही है और डी विकल्प कहता है कि केवल कथन दो सही है। अब इन कथनों पर अगर हम विचार करें तो हमारे संविधान में आपको पता है कि राष्ट्रपति के लिए, हाई कोर्ट के जज के लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हम महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकते हैं उन आधारों पर जो महाभियोग के आधार बनते हैं, जैसे कि कदाचार के संदर्भ में या फिर कुछ ऐसे कार्य जो कि देश हित में नहीं है, तो उनके आधारों पर हम क्या करते हैं, महाभियोग के आधार पर उनको हटा देते हैं महाभियोग की प्रक्रिया से। और इसके लिए ये जो आपको आर्टिकल दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। वही जो दूसरा कथन कहता है कि हमारे संविधान में जो महाभियोग के प्रावधान हैं वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा कि दोनों कथन सही हैं, आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है वह हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है और महाभियोग से भी जुड़ा हुआ है, अर्थात पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटेन में महाभियोग चलाया गया था। और मैंने अभी कुछ समय पहले वीडियो जब बनाया था उसमें मैंने इसका जिक्र भी किया था। तो पहला जो विकल्प है कि लॉर्ड कर्जन, दूसरा डलहौजी, तीसरा है कॉर्नवालिस और चौथा है वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आपको बताना है कि आखिर किसके ऊपर जो है कि ब्रिटेन में महाभियोग चलाया गया था। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका डी, वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन जो हेस्टिंग थे ये आपको पता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। जब यहाँ से लौट के गए तो वहाँ पर लगा कि ब्रिटेन को लगा कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई प्रकार के ऐसे कार्य किए हैं जो कदाचार की श्रेणी में आते हैं, जो रिश्वत या भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं, और इसके कारण इन पर जो है कि वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। कई सालों तक ट्रायल चला लेकिन फाइनली महाभियोग जो है कि पूरा नहीं हो पाया, अर्थात इन पर जो आरोप लगे थे वो सिद्ध नहीं हो पाए। लेकिन अगर आपसे जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था तो आंसर आपका होगा डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी के संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिए, आपको यह बताना है कि अमेरिका के संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग का उल्लेख किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, आपका पास जो ऑप्शन है, पहला है कि अनुच्छेद 1 और 2, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 7 और 8, तीसरा विकल्प है 13 और 14 और डी है 14 और 15। तो आपको यह बताना है कि आखिर किसमें जो है कि उल्लेख किया गया है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दूसरी बार जो है कि महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी और उसी समय ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। और इसका जो सही आंसर है वह आंसर है आपका
ये अर्थात आर्टिकल 1 और 2 अर्थात अनुच्छेद 1 और 2। इसमें दरअसल है क्या कि अनुच्छेद 1 और 2 में क्या लिखा है, आप इसको समझ लीजिए। आर्टिकल 1 का सेक्शन 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को अधिकार होगा कि महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करें। दूसरा आर्टिकल जो है कि 1 का ही सेक्शन जो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ आर्टिकल 1 का ही सेक्शन जो 3 है, इसमें दिया गया है अधिकार सीनेट को, जो कि वहाँ की एक तरह की राज्यसभा है। और वहीं जो आर्टिकल 2 है उसमें जो है कि प्रेसिडेंट को ये कहा गया है कि जब महाभियोग आपके ऊपर सिद्ध हो जाएगा तो आपको अपना पद छोड़ना होगा। तो इस तरह से अनुच्छेद और 1-2 का जो संबंध है वह कहाँ, अमेरिका के संविधान में महाभियोग से संबंधित है। तो आंसर होगा हमारा ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आई होप आप सही प्रश्नों के सही उत्तर दे पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति महाभियोग का, अमेरिका में राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग चलता है हाल के समय में चर्चा में बना हुआ था, इस विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो अब यह बताना है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका में होती है उसके विषय में कौन सा कथन असत्य लिखा हुआ है। पहला जो विकल्प है कि यहाँ महाभियोग की प्रक्रिया HOR में ही प्रारंभ की जा सकती है। अब मैं HOR का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता तो मैं इस लिख नहीं करूँगा, हाँ जब आंसर बताऊँगा तब जरूर बताऊँ। बी जो है इसमें लिखा है HOR से महाभियोग का प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास होने पर सीनेट को भेजा जाता है। तीसरा जो विकल्प है वह है सी कि सीनेट में साधारण बहुमत से पास होने पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। डी विकल्प है महाभियोग के संदर्भ में सीनेट की कार्यवाही में HOR के कुछ सदस्य भी भाग लेते हैं। अब देखिए, अब आपने आई होप बिल्कुल सही आंसर ऑप्ट कर लिया होगा, आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा कि आखिर अमेरिका में जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है वो कैसी होती है। तो देखिए, इसमें अगर हम एक एक करके कथनों पर विचार करें तो जो पहला कथन है कि यहाँ जो महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो HOR अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से प्रारंभ की जा सकती है, बिल्कुल सही है। अर्थात यह जो स्टेटमेंट है क्या है, सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि HOR अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है ऐसे वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसमें लिखा है कि HOR अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से महाभियोग का प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास होने पर सीनेट को भेजा जाता है, बिल्कुल सही है। अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही प्रस्ताव जो है कि रखा जाएगा सबसे पहले, और यहाँ से जब साधारण बहुमत से पास हो जाएगा तो सीनेट को भेजा जाएगा, बिल्कुल सही है। तीसरा जो विकल्प है इसमें लिखा है कि सीनेट में साधारण बहुमत नहीं, यहाँ पर साधारण बहुमत नहीं, यहाँ पर उपस्थित और मत देने वाले का 2/3 जो बहुमत है उसकी जरूरत होती है, ना कि साधारण। साधारण का मतलब क्या है कि जितने उपस्थित हुए थे, जिन लोगों ने वोटिंग की थी उनका आधे से एक ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर सीनेट अर्थात जो वहाँ की, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा वहाँ की जो सीनेट है, वहाँ पर जब ये 2/3 बहुमत से पास होगा तभी इसको माना जाए। तो इस तरह से हमें चुनना था असत्य कथन, और हमारा जो असत्य कथन रहा वो रहा आपका सी वाला विकल्प। और चूंकि हमें असत्य कथन का ही चयन करना है, ये हमारा होगा आंसर। जो डी विकल्प है इस पर भी विचार कर लेते हैं कि महाभियोग के संदर्भ में सीनेट की कार्यवाही में HOR अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कुछ सदस्य भी भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। होता क्या है कि जब प्रस्ताव सीनेट में भेजा जाता है तो प्रस्ताव के साथ साथ ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अर्थात वहाँ के जो सदस्य हैं उसके कुछ सदस्य जाते हैं सीनेट की कार्रवाई में भाग लेते हैं, और बार बार वो कहते हैं कि देखिए हमारे पास ये एविडेंस है, ये प्रूफ है, और इस तरह से वहाँ पर क्या है, एक तरह से वकील की भूमिका वह निभाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमें चुनना था असत्य कथन। आई होप आपने असत्य कथन चुन लिया होगा, सी हमारा आंसर हो। अगला प्रश्न है कि नियम शहर बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या बताया गया है। अब आपको बताना है कि नियम शहर जो कि चर्चा में बना हुआ था, मैंने इस पर आपको काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया था, और इसमें मैंने कहा था कि ये जो प्रश्न है इस पूछा भी जा सकता है। आई होप आपने ध्यान भी दिया होगा। तो देखिए, पहला जो विकल्प है वह है कि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन स्थापित करना, जो पहला विकल्प। बी कहता है कि विज्ञान के क्षेत्र में अरब की जो भूमिका है उसको बढ़ाना। सी कहता है तेल आधारित अर्थव्यवस्था में विविधता लाना, और डी है दुबई जैसा एक और शहर बनाना। अब आपको पता होना चाहिए न्यूम शहर कहाँ बनाया जा रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, क्या क्या यहाँ पे कार्य किया जाएगा।
सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया होगा। अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन स्थापित करना, तो ये सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। हमें चुनना है सबसे प्रमुख उद्देश्य। सबसे प्रमुख उद्देश्य जो है वह है आपका तेल आधारित अर्थव्यवस्था में विविधता लाना। तो सऊदी अरब ने सबसे अपने पश्चिमी क्षेत्र में क्या किया है, एक शहर बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर काम भी चल रहा है। और सऊदी अरब को यह पता चल गया है कि आने वाले समय में जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि सभी देश क्या कर रहे हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर एनर्जी के ऐसे सोर्स हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो इसी के कारण नियोम शहर को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि यहां पर ऐसी एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए जिनकी फ्यूचर में डिमांड हो, और फ्यूचर में डिमांड होने वाली चीजें जब यहां पर उत्पादित होंगी तो इनकी अर्थव्यवस्था, जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था है, उससे क्या होगा, उसमें विविधता आएगा। तो इस तरह से आंसर है सी। बाकी जो अन्य विकल्प हैं जैसे ए और बी, ये भी ठीक है, लेकिन हमें चुनना था सबसे प्रमुख उद्देश्य, और वो है सी। आई होप आपने भी इसी को ऑप्ट किया होगा। अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं, जो कि नियम के ही संदर्भ में है, और आपको इसके संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो देख लीजिए, पहला जो स्टेटमेंट है कि इसका क्षेत्रफल 26,500 वर्ग किलोमीटर होगा, जो बेल्जियम के आकार का बराबर है। दूसरा विकल्प है यह 50% कार्बन न्यूट्रल शहर होगा, जो नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होगा। सी विकल्प, इसका अपना एक टैक्स सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम होगा। डी, यहाँ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से किस सबसे उत्कृष्ट रूप का प्रयोग किया जाएगा। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है, अर्थात गलत है। एक एक करके कथनों पर विचार करते हैं। इसका क्षेत्रफल इतना है जो कि बेल्जियम के आकार के बराबर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कि यह 50% कार्बन न्यूट्रल शहर होगा, ये गलत है। दरअसल इसको सऊदी अरबिया 100% न्यूट्रल की घोषणा कर चुका है, अर्थात यहाँ पर 100% कार्बन न्यूट्रल हुआ। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर कार्बन का थोड़ा बहुत उत्सर्जन होता भी है तो वह जो है कि वातावरण में नहीं जा पाएगा। उसके लिए ग्रीनरी इतनी लगाई जाएगी, जो वहाँ के प्लांट्स होंगे वह उसका क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर यह जो स्टेटमेंट है गलत लिखा है। बाकी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा अधिकतम, लेकिन थोड़ी बहुत भी अगर कहीं से कार्बन का उत्सर्जन होता है तो वायुमंडल में नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि 100% कार्बन न्यूट्रल होगा। और बाकी इसका जो है कि अपना एक टैक्स सिस्टम होगा, अपना जुडिशियल सिस्टम होगा, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि सऊदी अरबिया का मानना है कि जब हम अपना जो नया शहर बना रहे हैं उसको हम कुछ इस रूप में डिजाइन करें वहाँ की व्यवस्था को, जिससे बाहर से लोग आकर वहाँ पर बिजनेस कर सके, अपने कारोबार चला सकें। तो इसलिए सऊदी अरबिया से अलग कुछ यहाँ का टैक्स सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। और वहीं जो डी है, यहाँ पे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके विषय में कहा जा रहा है कि जब ये शहर बनकर तैयार होगा तो इसमें आदमियों से ज़्यादा रोबोट चलते हुए दिखाई देंगे, और वह रोबोट न सिर्फ जो है कि कुछ चुनिंदा कार्य करेंगे, बल्कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के सबसे एडवांस रूप का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, सेंड बुआ हाल के समय में चर्चा में बना हुआ था, इस संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। अब हमको नहीं पता सेंड बुआ क्या है। पहला जो कथन है वह है कि इसे रेंड सेड बुआ सांप भी कहा जाता है, आपको पता होगा। दूसरा, यह शाकाहारी सांप होता है जो अनाज पर निर्भर होता है। सी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। डी, यह साइट्स की परिशिष्ट सेकेंड में, यहाँ पर 11 नहीं है पर से सेकेंड के तहत संरक्षित है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से जो है कि कौन सा कथन असत्य है। आई होप ये काफी चर्चा में बना हुआ था, आपने डिसाइड कर। तो इसे देखिए, इसे रेंड सेंड बुआ सांप भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इस सांप की ही प्रजाति है, जो 2 मुंह वाले सांप होते हैं, उन्हीं को रेंड सेंड बुआ के नाम से या फिर सेंड बुआ सांप के नाम से जाने जाते हैं। यह जो सांप है शाकाहारी नहीं होते, आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में एक फूड चेन बनती है, तो ये जो सांप है शाकाहारी नहीं होता। सामान्यतः सभी सांप जो होते हैं वो, कोई भी सांप जो है कि शाकाहारी नहीं होता, वो मांसाहारी होते हैं। कुछ जीवों पर अपना ऊपर उनकी डिपेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर काफी आसान था आपको असत्य कथन चुनना, क्योंकि काफी ज्यादा
ब्लंडर यहाँ पे मिस्टेक किया गया था और उसको आप पकड़ सकते थे। खैर, आई होप आपने भी उसी को ऑप्ट किया होगा। अगला प्रश्न जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संदर्भ में है और आपको यह बताना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला जो कथन है कि यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अर्थात IATA के आंकड़ों पर बनाया जाता है। दूसरा जो कथन है वह कहता है जिस पासपोर्ट को जितने अधिक देशों में बिना वीजा के प्रवेश मिलेगा वह उतना ही मजबूत माना जाता है। अब आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। विकल्प देखिए आपके पास है कि दोनों कथन सही है। दूसरा जो विकल्प है दोनों कथन गलत हैं। तीसरा जो विकल्प है केवल एक सही है। अगला जो विकल्प है केवल दो सही है। आपको डिसाइड करना है कि क्या है। तो देखिए एक एक करके अगर हम व्याख्या करें तो यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अर्थात जो भी एयरपोर्ट्स की जो जितने एयरपोर्ट्स हैं उनको रेगुलेट करने वाली जो एसोसिएशन है इसके आंकड़ों पर इसको बनाया जाता है और इसको बनाया जाता है हेनले के द्वारा और इसी के नाम इसका नाम जो रखा गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रखा गया। बिल्कुल सही है और सही बात है कि यह जो आखिर कौन सा पासपोर्ट कितना मजबूत होगा इसके लिए पैरामीटर क्या अपनाया जाता है कि एक पासपोर्ट कितने देशों में वह क्षमता रखता है कि जब उसको धारित करके कोई व्यक्ति जाए तो उसको वीजा की जरूरत ना पड़े। जैसा कि हमने जापान के संदर्भ में बताया था कि 191 जो कंट्रीज हैं उनमें क्या होता है उसको परमिशन लेने की वहाँ के लोगों की ज़रूरत नहीं है। वह फ्लाइट पकड़ेंगे पहुँच जाएंगे और क्योंकि उनको वीज़ा लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस संदर्भ में यह जो आपका स्टेटमेंट है दोनों कथन है आपको क्या है सही है, इसलिए आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 के अनुसार किस देश का रैंक का सही मिलान नहीं किया गया। अर्थात आपको यह बताना है कि किस देश की रैंकिंग ठीक नहीं लिखी गई है उसके सामने। आई होप आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए जापान को पहला रैंक दिया गया है, जर्मनी को दूसरा रैंक, अफगानिस्तान को 110वां रैंक, भारत को जो है कि 85th रैंक दिया गया है। इसके अनुसार अब बताइए कि कौन सा आप जो है कि ऑप्ट करेंगे, कौन सा आपको लगता है कि सही से नहीं मिलाया गया। तो जापान जो है ये बिल्कुल सही है कि इसको पहला रैंक 191 कंट्रीज में इसको दिया गया है। जो दूसरा रैंक है ना ये दूसरा रैंक है ये जर्मनी को नहीं दिया गया है, ये दिया गया है सिंगापुर को। और सिंगापुर के जो वहाँ का जो पासपोर्ट है उसको 190 देशों में बिना वीजा की अनुमति है। जो जर्मनी है उसको जो मिला हुआ है वह मिला हुआ है तीसरा रैंक, जबकि यहाँ पे लिख दिया गया है दूसरा रैंक। तो इस तरह से क्या हो गया, गलत हो गया। और बाकी सही है कि अफगानिस्तान को सबसे खराब कंडीशन 110वां रैंक दिया गया है। भारत को जो है कि यहाँ पर 25वां 85th रैंक दिया गया है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें चुनना था असत्य मिलान और वो रहा आपका बी। अगला प्रश्न जो है वह है कि निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में नहीं होता है, यह आपको बताना है। आई होप आप बता भी देंगे। काफ़ी इजी प्रश्न है क्योंकि फ्रांस के संबंधों पर इस बीच में काफ़ी बातचीत हो रही है। मैंने काफ़ी डिटेल इस पर वीडियो बनाया था, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी है, काफ़ी आप बता भी सकते हैं। खैर, आपके पास देखिए ऑप्शन है शक्ति है, वरुण है, गरुण है और इंद्र है। अर्थात चारों जो नाम है वह कहीं ना कहीं देवता से जुड़े हुए आपको लग रहे हैं। तो इसमें जो ये जो पहले तीन नाम है बिल्कुल सही है। शक्ति जो है वह थल सेना अर्थात भारत और फ्रांस की थल सेना से संबंधित है। जो वरुण है वह नौसेना से संबंधित है और गरुड़ जो है कि वह किससे संबंधित है, वह संबंधित है आपकी एयरफोर्स अर्थात दोनों देशों की एयरफोर्स। यहाँ पर फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है कि आखिर इंद्र जो सैन्य अभ्यास है वह किसके साथ किया जाता है। एक और प्रश्न आपके लिए है। खैर, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जो कि पैंथर चॉपर के संदर्भ में है। पैंथर चॉपर हेलीकॉप्टर हाल के समय में चर्चा में बना हुआ था। ये किस देश का हेलीकॉप्टर है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूके। आई होप आप इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी चर्चा में बना हुआ था, बहुत बड़ी खबर थी ये। तो अगर आपने सही आंसर डिसाइड कर लिया है तो इसका आंसर होगा फ्रांस। और पैंथर चॉपर जो हेलीकॉप्टर है इसके संदर्भ में फ्रांस ने कहा था कि भारत यदि चाहे तो हम
पैंथर चॉपर हेलीकॉप्टर की 100% सप्लाई लाइन, अर्थात पूरी तरह से इसका उत्पादन हम भारत में कर सकते हैं अगर भारत इसको खरीदना चाहता है। और मैंने बताया था कि पैंथर चॉपर हेलीकॉप्टर का यहाँ पर बनना दोनों देशों के लिए कितना अच्छा है। आई होप आप समझ पाए होंगे, फ्रांस से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक वाहन के संदर्भ में है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन के विषय में सही विकल्प क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। पहला कथन, वैश्विक रूप से 2023 तक 40% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा कथन, भारत में केंद्र सरकार 2030 तक 50% सार्वजनिक, यहाँ सार्वजनिक नहीं, सार्वजनिक परिवहन इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। फिर से मैं कह दूं, दूसरा कथन ध्यान दीजिएगा कि भारत में केंद्र सरकार 2030 तक 50% सार्वजनिक परिवहन इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। इसमें से आपको बताना है कि आपका आंसर कौन सा होगा। पहला है कि दोनों कथन सही है, दूसरा है दोनों कथन गलत हैं, तीसरा कथन है विकल्प है केवल एक सही है, और डी है केवल 2 सही है। आई होप आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कर ही लिया होगा। एक एक करके कथनों पर विचार करते हैं। तो पहला है कि वैश्विक रूप से 2030 तक 40% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का लक्ष्य रखा गया। नहीं, ये 30% है। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि 2030 तक जितने भी वाहन है हमारे पास, उसमें से 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन। वहीं भारत सरकार ने 2030 तक के लिए जो टारगेट रखा था पहले, कि वह यह रखा था कि 2030 तक जो सार्वजनिक परिवहन है उसमें हम क्या करेंगे, 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन की यूज करेंगे। लेकिन फिर भारत सरकार को लगा कि हम तो ये भावनाओं में आके बोल गए और ये ठीक नहीं है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है 2030 तक हम भी 30% टारगेट को ही, जो वैश्विक टारगेट के अनुरूप है, उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे और उसी को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा, ना कि 50%। तो हमें क्या पता चला कि दोनों कथन क्या है, यहाँ पर गलत हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा बी, दोनों कथन गलत हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वह है इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2020 किस राज्य द्वारा घोषित की गई है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है गोवा, चौथा है पंजाब। आई होप आपके लिए काफ़ी इजी होगा और इजी होना भी चाहिए। 1 लाइनर प्रश्न है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न जो है कि भूल जाते हैं कई बार हम लोग। तो इसका जो सही आंसर है वह है दिल्ली। और दिल्ली में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2020 को घोषित करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक वाहन अगर खरीदता है तो हम उसको सब्सिडी देंगे, कोई अगर यहाँ पर जो है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है तो हम उसको बढ़ावा देंगे। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार जो यहाँ की एयर पोल्यूशन की समस्या है, उसकी चुनौती को समझ रही है, उसको दूर करने के लिए उसने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ सके, हम उसके लिए प्रयास करेंगे, कई प्रकार की सब्सिडी देंगे, और इसी को घोषित किया गया है इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2020 में, और घोषित किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है लिथियम का सबसे बड़ा भंडार निम्न में से किस देश में पाया जाता है। ऑप्शन है चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चीन। अब आपको यह बताना कि लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है। इस पर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात की थी। तो सबसे ज़्यादा जो भंडार पाया जाता है वह पाया जाता है चिली में, और यहाँ पर मिलेगा आपको 8.6 मिलियन टन। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया जो दूसरा विकल्प है, यह दूसरा स्थान रखता है और इसमें मिलता है 2.6 मिलियन टन। वहीं जो अर्जेंटीना है उसका तीसरा, और चाइना का जो है कि क्या है, भंडार के पॉइंट ऑफ व्यू से चौथा स्थान है। आई होप आपने भी चिली को ही ऑप्ट किया होगा, काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। अगला प्रश्न भी लिथियम से ही जुड़ा हुआ है। लिथियम के विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला विकल्प, यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाली धातु के रूप में जानी जाती है। अगला, इसका इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तीसरा, इसका आयात प्रमुख रूप से चीन से किया जाता है। अगला प्रश्न जो है, ऑप्शन जो है, भारत में इसका विशाल भंडार है लेकिन अभी निष्कर्षण की तकनीकी हमारे यहाँ विकसित नहीं है। अब आपको बताना है कि लिथियम के विषय में कौन सा स्टेटमेंट जो है कि गलत लिखा हुआ है। एक एक करके बात करें कि प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाली धातु, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा लैपटॉप से लेकर जितने भी कंप्यूटर डिवाइस, मोबाइल आप यूज करते हैं, उसकी जो बैटरी होती है वह किसकी बनी होती है, लिथियम की बनी होती है, काफ़ी हल्की होती है। तो इस तरह से बिल्कुल
बिल्कुल सही है। चूंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल ही ज़्यादा है, इस वजह से इसका बैटरी बनाना काफ़ी जो है कि किफ़ायती होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होती है, तो बिल्कुल सही है। अब तीसरा जो विकल्प है, भारत इसका आयात प्रमुख रूप से चीन से करता है, बिल्कुल सही है। अभी तक हम चीन से ही आयात करते आए हैं, हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम आपको ज़्यादा सप्लाई करेंगे, लेकिन हाँ अभी तक हम चीन से करते हैं। डी विकल्प जो है कि वो गलत है। इसमें लिखा है भारत में इसका विशाल भंडार, नहीं, बहुत ना के बराबर हमारे पास भंडार है। कुछ समय पहले भी कर्नाटका में खोजा गया था, लेकिन वो बहुत छोटा है। जैसा कि हमने अभी बताया कि चिली में 8.6 मिलियन टन, ऐसे ऑस्ट्रेलिया में 2.6 मिलियन टन, बहुत ज़्यादा है ना, मिलियन टन में बात हो रही है। यहाँ पर हमारे पास जो है कि बहुत कम है। तो इस तरह से ये जो गलत है कि विशाल भंडार है और निष्कर्षण अर्थात उसको निकालने की तकनीकी विकसित नहीं है, ये गलत है। बाकी जितनी ऑप्शन है सब सही है। चूंकि हमें चुनना था सत्य कथन, तो हमारा आंसर क्या होगा, टी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है कि अमेरिका के आतंकवाद प्रायोजक राज्य की सूची में निम्न में से कौन सा देश नहीं है। ऑप्शन है आपके पास क्यूबा, इक्वाडोर, सीरिया और उत्तर कोरिया। अब आपको बताना है कि अमेरिका का जो आतंकवाद प्रायोजक राज्यों की सूची है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। इजी प्रश्न है, आप बिल्कुल भी इसको गलती नहीं करेंगे। इसमें जो सही आंसर है वह है आपका इक्वाडोर, अर्थात इक्वाडोर आतंकवाद प्रायोजक राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। इस समय 4 देश हैं, पहला है क्यूबा, दूसरा सीरिया, तीसरा उत्तर कोरिया और इक्वाडोर की जगह ईरान जो है कि इसमें शामिल है। और इसी के आधार पर आपको पता है ईरान पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हैं और उन प्रतिबंधों की वजह से हम तेल का आयात नहीं कर पा रहे। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न जो आपके लिए है वह है फेम इंडिया योजना का संबंध निम्न में से किससे है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास ईवी के विनिर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा है डिस्कॉम के घाटे में कमी लाने के लिए, चौथा है आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए। तो फेम इंडिया योजना का संबंध किससे है ये आप बताइए। जो इसका सही आंसर है वह है कि ईवी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के विनिर्माण और उपयोग को बढ़ाने। जैसा कि अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2020 वो दिल्ली सरकार की थी, ठीक इसी तरह से केंद्र सरकार भी फेम इंडिया योजना को चला रही है और इसमें प्रयास किया जा रहा है कि चाहे सब्सिडी हो, उत्पादन हो, किसी भी तरह का सहयोग की जो ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें सरकार सहयोग करे, और इसी का नाम रखा गया फेम इंडिया योजना, और ये संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से। बाकी जितने ऑप्शन लिखे हुए हैं वह गलत हैं। अगला प्रश्न जो आपके है कि निम्न में किस अनुच्छेद में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्यों का कर्तव्य बताया गया है। कुछ आर्टिकल लिखे हुए हैं, अनुच्छेद लिखे गए हुए हैं, जैसे 39, 40, 41, 47। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है डीपीएसपी अर्थात नीति निदेशक तत्वों का जिसमें यह लिखा गया है कि राज्यों की जिम्मेदारी होगी स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की। आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा 47। मैंने अभी कुछ समय पहले ही आपको वीडियो बताया था कि जो आर्टिकल 47 है उसमें डीपीएसपी अर्थात डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निदेशक तत्वों के रूप में यह जो उल्लेख किया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, अब यह नीति निदेशक तत्वों से बाहर होगा, अर्थात उसमें तो है ही है, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट भी होगा। और यह जो है कि उल्लेख जो पहले संविधान में किया गया था 47। अगला है ऑस्ट्रेलिया की माउंट मेरियन खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। आई होप आप इसके लिए बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं काफ़ी जो है कि जटिल हो जाते हैं, अगर जानते हैं तो इजी होते हैं। आई होप आपने ऑप्ट कर भी लिया होगा। अगर आपने ऑप्ट किया है लिथियम तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है इमैनुअल बॉन हाल के समय में चर्चा में बने हुए थे, इनका संबंध निम्न में से किस देश से है। इमैनुअल बॉन के संदर्भ में आपको बताना है। इन ऑप्शन है यूके, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस। आई होप आप जो है कि बिल्कुल सही आंसर ऑप्ट करेंगे। अगर आपने आंसर ऑप्ट किया है फ्रांस तो बिल्कुल सही है। इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के राष्ट्रपति हैं और उनके जो एडवाइजर सलाहकार हैं उनका नाम है इमैनुअल बॉन, और वह अभी जो है कि भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने कई प्रकार की घोषणाएं की भारत के साथ मजबूती के संदर्भ में, उसी के कारण काफ़ी ज़्यादा अभी भी चर्चा में बने हुए हैं। तो इस तरह से इमैनुअल बॉन फ्रांस से संबंधित हैं। तो आई होप आपने आज के प्रश्नों से कुछ सीखा होगा कि कैसे हमें चीज़ों को याद रखना है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।